हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही शहर में रहते हैं, एक जैसी सैलरी कमाते हैं, एक जैसी लाइफ जीते हैं, और फिर भी एक इंसान फाइनेंशियली कंप्लीटली फ्री है, जबकि दूसरा पूरी जिंदगी पैसे की टेंशन में डूबा रहता है? क्यों कुछ लोग ज्यादा कमाकर भी कभी सिक्योर नहीं महसूस करते, और कुछ लोग एवरेज इनकम में भी पैसे के साथ बड़े शांति से जीते हैं? अगर पैसा सिर्फ मैथ होता, तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही सबसे ज्यादा अमीर होते। अगर पैसा सिर्फ मेहनत होता, तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले ही सबसे बड़ी वेल्थ बनाते। तो फिर रियल डिफरेंस कहाँ है? और उस डिफरेंस को समझने के लिए हमें आज एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब के बारे में बात करनी होगी। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं, उसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, और इसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। मॉर्गन हाउसल एक जाने माने फाइनेंशियल राइटर और एनालिस्ट है, जिन्होंने यह किताब साल 2020 में पब्लिश की। यह किताब किसी ऑर्डिनरी फाइनेंस बुक से बहुत अलग है। ज्यादातर फाइनेंस बुक्स हमें बताती है कहाँ इन्वेस्ट करें, कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करें, पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करें, और मार्केट में कब एंट्री और एग्जिट लें। लेकिन मॉर्गन हाउसल ने एक कंप्लीटली अलग अप्रोच लिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि पैसा कैसे कमाए, बल्कि ये समझाया कि हम पैसे के साथ ऐसा क्यों बिहेव करते हैं जैसा हमें नहीं करना चाहिए। इस किताब में 20 शॉर्ट चैप्टर्स हैं, और हर चैप्टर मनी के एक अलग साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को कवर करता है। हर चैप्टर में एक रियल लाइफ स्टोरी है, एक पावरफुल एग्जाम्पल है, और एक प्रैक्टिकल लेसन है जिसे हम अपनी एवरीडे फाइनेंशियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ये किताब आपको नंबर्स नहीं सिखाती, ये आपको ह्यूमन बिहेवियर सिखाती है। और मॉर्गन की ये क्लियर बात है, जब तक हम अपनी साइकोलॉजी को नहीं समझते, तब तक कोई भी फाइनेंशियल फॉर्मूला हमारे लिए ठीक से काम नहीं करता। तो आपको ये ऑडियो बुक समरी क्यों सुननी चाहिए? इसका सिंपल और क्लियर रीजन ये है, फाइनेंशियल सक्सेस इंटेलिजेंस का रिजल्ट नहीं है, बल्कि बिहेवियर का रिजल्ट है। दुनिया में बहुत से वेरी स्मार्ट लोग हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, और बहुत से एवरेज बैकग्राउंड वाले लोग हैं जो फाइनेंशियली बहुत पीसफुल लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे के साथ सही बिहेवियर डेवलप किया। इस ऑडियो बुक समरी में आप समझ पाएंगे क्यों ज्यादा पैसा हमेशा ज्यादा हैप्पीनेस की गारंटी नहीं होता, क्यों पेशेंस और टाइम आपकी बिगेस्ट फाइनेंशियल सुपर पावर है, क्यों कंपाउंडिंग को ट्रूली अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्यों कितना काफी है यह डिफाइन करना सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन है, और क्यों फ्रीडम ही असली वेल्थ है। अगर आप सच में पैसे को समझना चाहते हैं, फाइनेंशियल लाइफ में पीस लाना चाहते हैं, और लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक समरी को आखिर तक जरूर सुने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इन्वेस्टिंग बुक समरी, जहां हम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन ऑन करें, ताकि हमारी हर नई ऑडियो बुक समरी आप तक पहुंचती रहे। और चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, कोई भी पागल नहीं। हम अक्सर दूसरों के फाइनेंशियल डिसीजंस को देखकर जज करते हैं कि इस इंसान को पैसों की कुछ समझ नहीं, ये बिल्कुल गलत सोचता है। लेकिन मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, कोई भी इंसान पैसे के मामले में पागल नहीं होता। हर इंसान अपने फाइनेंशियल डिसीजंस अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के आधार पर लेता है, और दुनिया में कोई भी दो इंसान एग्जैक्टली एक जैसी लाइफ नहीं जीते। जिस इंसान ने बचपन में गरीबी देखी है, महंगाई देखी है, जॉब इनसिक्योरिटी देखी है, या परिवार को फाइनेंशियल स्ट्रगल में देखा है, उसके लिए पैसे बचाना और सेफ्टी को सबसे ऊपर रखना कंप्लीटली नेचुरल है। और जिस इंसान ने हमेशा स्टेबल इकोनॉमी और ग्रोइंग मार्केट देखी है, उसके लिए रिस्क लेना और ग्रोथ को प्रायोरिटी देना भी उतना ही नेचुरल है। यह डिफरेंस नॉलेज का नहीं है, यह डिफरेंस उनकी मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस का है। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग एक ही शहर में एक ही सैलरी के साथ रहते हैं। एक हर महीने पैसे बचाता है, रिस्क से डरता है और सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखता है। दूसरा कम बचत करता है, रिस्क लेने से नहीं घबराता, और ग्रोथ को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है। बाहर से देखने पर हम कह सकते हैं एक सही है और दूसरा गलत, लेकिन मॉर्गन कहते हैं दोनों सही है अपने अपने एक्सपीरियंस की दुनिया में। फाइनेंस बुक्स हमें लॉजिक देती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, मार्केट गिरे तो बाय करो, रिस्क लो तभी रिटर्न मिलेगा। लेकिन रियल लाइफ में लोग मार्केट गिरते देख घबरा जाते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स इमोशंस नहीं समझते, लेकिन इंसान इमोशन से ही डिसीजंस लेता है। और यही रीजन है कि फाइनेंशियल सक्सेस आईक्यू से ज्यादा बिहेवियर पर डिपेंड करती है।
इसलिए जब भी हम दूसरों के फाइनेंशियल डिसीजंस को जज करने बैठे तो ये याद रखना जरूरी है, वो इंसान पागल नहीं है, वो बस अपनी लाइफ स्टोरी के हिसाब से डिसाइड कर रहा है। और जब हम किसी की सक्सेस देखकर उनकी स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि उनकी जर्नी हमारी जर्नी से बिल्कुल अलग है। हम सक्सेस को हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में देखना चाहते हैं। किसी ने सही डिसीजन लिया, मेहनत की, डिसिप्लिन रखा, इसलिए वो सक्सेसफुल हुआ। और अगर कोई फेल हुआ तो हम मान लेते हैं उसने कोई गलती की, उसने रिस्क ठीक से नहीं समझा, वो उतना केपेबल नहीं था। लेकिन मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में कहते हैं सक्सेस और फेलियर दोनों में लक और रिस्क की रोल हम जितना मानते हैं उससे कहीं ज्यादा होती है। लक कभी स्टेज पर नहीं आता, हमें दिखती है मेहनत, कॉन्फिडेंस, स्किल्स और रिजल्ट्स, लेकिन लक बैकग्राउंड में क्वाइटली काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, बिल गेट्स को दुनिया एक जीनियस मानती है और इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन मॉर्गन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करते हैं। 1968 में जब दुनिया में बहुत कम लोगों के पास कंप्यूटर एक्सेस था, गेट्स को एक ऐसे स्कूल में जाने का मौका मिला जहां कंप्यूटर था। यह लक था, लेकिन लक अकेला काफी नहीं था। गेट्स की क्यूरियोसिटी, उनकी हार्डवर्क और उनकी स्किल ने उस अपॉर्चुनिटी का पूरा इस्तेमाल किया। तो सक्सेस यहां लक और स्किल दोनों का कॉम्बिनेशन था। दूसरी तरफ कई लोग पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, सही सोच रखते हैं, डिसिप्लिन भी रखते हैं, फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि रिस्क हर कहानी का हिस्सा होता है। जब कोई जीतता है तो हम रिस्क को कहानी से हटा देते हैं, जब कोई हारता है तो हम उसकी गलतियों पर फोकस करते हैं। लेकिन दोनों ही केसेस में लक और रिस्क चुपचाप प्रेजेंट रहते हैं। मॉर्गन कहते हैं आप अपना बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं, अपने डिसीजंस कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी रिस्क कैपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं तय कर सकते कि मार्केट कब बदलेगी, इकोनॉमी कब पलटेगी या टाइमिंग आपके फेवर में होगी या नहीं। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग में ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है। जब लोग अपनी सक्सेस को पूरी तरह अपनी इंटेलिजेंस का रिजल्ट मान लेते हैं तो वो रिस्क को इग्नोर करने लगते हैं, और यही ओवर कॉन्फिडेंस पैसे की दुनिया में सबसे डेंजरस चीज बन जाती है। लेकिन जब आप लक की रोल को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करते हैं तो आप दूसरों की सक्सेस से जेलस नहीं होते, अपनी फेलियर से टूटते नहीं और लॉन्ग टर्म सोचने लगते हैं, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि हर कहानी में कुछ हिस्से हमारे कंट्रोल में है और कुछ नहीं। और यही समझ फाइनेंशियल पीस की शुरुआत होती है। चैप्टर 3, कभी काफी नहीं, नेवर इनफ। इतिहास में ऐसे बहुत कम लोग हुए हैं जिनके पास सब कुछ था, पैसा, इज्जत, पावर, सिक्योरिटी, और फिर भी उन्होंने सब कुछ खो दिया। ये इसलिए नहीं हुआ कि उन्हें और ज्यादा की जरूरत थी, ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें कभी काफी महसूस ही नहीं हुआ। मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में कहते हैं पैसे की दुनिया में सबसे डेंजरस शब्द है बस थोड़ा और। थोड़ा और पैसा, थोड़ा और रिस्क, थोड़ा और रिटर्न, थोड़ा और स्टेटस। प्रॉब्लम और में नहीं है, प्रॉब्लम ये तय ना कर पाने में है कि कब रुकना है। मॉर्गन एक रियल और पावरफुल स्टोरी बताते हैं जेसी लिवरमोर, जो अपने समय का सबसे बड़ा स्टॉक ट्रेडर था। उसने इतना पैसा कमाया जो आज के हिसाब से बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बराबर होता। उसके पास लग्जरी था, फेम था, फाइनेंशियल जीनियस का टैग था। लेकिन लिवरमोर कभी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। हर जीत के बाद उसे और ज्यादा चाहिए था। हर सही डिसीजन के बाद वो और ज्यादा रिस्क लेने लगा। और एक दिन मार्केट बदली और लिवरमोर ने सब कुछ खो दिया। मॉर्गन कहते हैं वेल्थ का दुश्मन पॉवर्टी नहीं है, वेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन है ग्रीड विदाउट लिमिट्स। जब आप ये डिफाइन नहीं करते कि आपके लिए इनफ क्या है तो पैसा आपको फ्रीडम नहीं देता, वो आपको खुद का गुलाम बना लेता है। आप रिस्क लेते रहते हैं सिर्फ इसलिए कि आप रुकना नहीं जानते। इसमें सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। आज हम हर वक्त दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। सोशल मीडिया हमें यह नहीं दिखाता कि लोग कितना खोते हैं, वो सिर्फ दिखाता है कि लोग कितना दिखाते हैं। और जब आप लगातार दूसरों की हाइलाइट्स देखते हैं तो आपका इनफ हर दिन ऊपर शिफ्ट होता जाता है। मॉर्गन कहते हैं फाइनेंशियल सक्सेस का पहला स्टेप और ज्यादा कमाना नहीं बल्कि इनफ डिफाइन करना है। इनफ का मतलब यह नहीं है कि आप एम्बिशियस नहीं है। इनफ का मतलब है कि आप किसी और के कंपैरिजन में नहीं जी रहे, आप मार्केट के स्लेव नहीं है और आप कंट्रोल में है। एम्बिशन अच्छी चीज है, लेकिन एम्बिशन बिना लिमिट्स के सेल्फ डिस्ट्रक्शन बन जाता है। अगर आप यह नहीं जानते कि कब रुकना है तो मार्केट आपको जरूर रोक देगी, और मार्केट कभी सॉफ्ट नहीं होती। चैप्टर 4, कंपाउंडिंग। हम वेल्थ को हमेशा एक फास्ट रेस की तरह देखते हैं,
जितनी जल्दी दौड़ो, जितना ज्यादा कमाओ, उतना बेटर। लेकिन मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में कहते हैं, असली वेल्थ तेजी से नहीं बल्कि समय के साथ बनती है। और इस गेम का सबसे पावरफुल वेपन है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का इफेक्ट शुरुआत में लगभग दिखाई नहीं देता। पहले साल थोड़ा बढ़ता है, दूसरे साल थोड़ा और, तीसरे साल थोड़ा और, लेकिन फिर एक टाइम आता है जब ग्रोथ ऊपर की तरफ शार्पली मुड़ जाती है। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, उस टर्न से ठीक पहले। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग लीनियर सोचने के लिए बना है। हम सोचते हैं आज जितना मिला कल उससे थोड़ा ज्यादा मिलेगा। लेकिन कंपाउंडिंग लीनियर नहीं होता, यह एक्सपोनेंशियल होता है। मॉर्गन इस पॉइंट को वॉरेन बफेट के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। लोग मानते हैं बफेट एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंस की वजह से अमीर बने, लेकिन मॉर्गन कहते हैं बफेट की ज्यादातर वेल्थ उनके जीवन के आखिरी सालों में बनी। अगर वो 60 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना बंद कर देते तो वो बिलियनर नहीं होते। उनकी असली स्ट्रेंथ थी अर्ली स्टार्ट, लगातार इन्वेस्टेड रहना और सबसे ज्यादा समय को काम करने देना। वो जीनियस नहीं थे, वो पेशेंट थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग कंपाउंडिंग को बीच में इंटरप्ट कर देते हैं। मार्केट थोड़ा गिरा, पैनिक हो जाते हैं और एग्जिट कर लेते हैं। रिटर्न थोड़ा स्लो लगा, बाहर निकल जाते हैं। किसी दूसरे का हाई रिटर्न देखा, कंपेयर करने लगते हैं। और हर बार जब कंपाउंडिंग बीच में टूटती है तो उसका पूरा बेनिफिट खत्म हो जाता है। मॉर्गन कहते हैं वेल्थ डिस्ट्रॉय करने का सबसे आसान तरीका कंपाउंडिंग को बीच में रोक देना है। लोग पूछते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने का सही टाइम क्या है? मॉर्गन का जवाब सिंपल है, टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। यानी मार्केट में परफेक्ट एंट्री का टाइम ढूंढने में साल बर्बाद करने की बजाय जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्ट करे और टाइम को काम करने दे। एवरेज डिसीजंस भी अगर लंबे समय तक। चैप्टर 5, अमीर बनना बनाम अमीर रहना, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने पैसा कमाया, लेकिन दुनिया उन लोगों की कहानियों से भी भरी पड़ी है जिन्होंने पैसा कमाया और फिर खो दिया। यही फंडामेंटल डिफरेंस है गेटिंग वेल्थी और स्टेइंग वेल्थी के बीच। मॉर्गन हाउसल कहते हैं पैसा कमाने के लिए दिमाग और हिम्मत चाहिए, लेकिन पैसा बचाने के लिए और उसे सस्टेन करने के लिए संयम और कैरेक्टर चाहिए। अगर अमीर रहना आसान होता तो हम बार बार यह ना सुनते, उसने सब कुछ खो दिया। वो कभी बहुत अमीर था, उसने एक गलत डिसीजन लिया। लॉटरी विनर्स, स्पोर्ट्स स्टार्स, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, कितने लोग एक फॉर्चून बनाते हैं और कुछ ही सालों में उसे गवा देते हैं। ये इसलिए नहीं होता कि वो फूलिश होते हैं, ये इसलिए होता है क्योंकि वेल्थ बनाना और वेल्थ को सस्टेन करना दोनों कंप्लीटली अलग स्किल्स है। पैसा कमाने के लिए रिस्क जरूरी होता है, नया बिजनेस, नई इन्वेस्टमेंट, करियर चेंज, अनसर्टेनिटी के साथ चलना। इस फेज में एग्रेशन और कॉन्फिडेंस काम आता है। लेकिन मॉर्गन कहते हैं जो बिहेवियर आपको अमीर बनाता है वही बिहेवियर आपको अमीर नहीं रखता। स्टेइंग वेल्थी का मतलब है ऐसे रिस्क से दूर रहना जो आपको कंप्लीटली खत्म कर दे, और ऐसे डिसीजंस लेना जिनसे आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी भी देख सके। जिंदगी में सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं चलता। मार्केट गिरता है, इकोनॉमी बदलती है, हेल्थ इश्यूज आते हैं, पर्सनल इमरजेंसीज होती हैं। जो लोग सिर्फ बेस्ट केस सिनेरियो सोचते हैं वो पहली बैड सिचुएशन में टूट जाते हैं। मॉर्गन कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनाएं, थोड़ी एक्स्ट्रा सेविंग्स, थोड़ा कम रिस्क, थोड़ा कम लाइफस्टाइल प्रेशर। ये ग्लैमरस नहीं है, लेकिन यही बोरिंग बिहेवियर वेल्थ को बचाता है। मॉर्गन एक और इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, सबसे ज्यादा पैसा सबसे ज्यादा रिटर्न से नहीं बनता, बल्कि सबसे ज्यादा समय तक टिके रहने से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग हों, एक जो बहुत ज्यादा रिटर्न कमाता है लेकिन एक क्रैश में सब खो देता है, और दूसरा जो एवरेज रिटर्न कमाता है लेकिन डेकेड्स तक टिका रहता है। लॉन्ग टर्म में दूसरा व्यक्ति जीत जाता है, और बहुत से लोग पैसा नहीं खोते, उनका ईगो पैसा खो देता है। मैं स्मार्ट हूं, मैंने पहले भी किया है, इस बार भी हो जाएगा। यही से ओवर कॉन्फिडेंस आता है, रिस्क बढ़ता है, और मार्केट ईगो को कभी माफ नहीं करती। चैप्टर 6, टेल्स यू विन। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब है हर बार सही होना, हर इन्वेस्टमेंट जीतनी चाहिए, हर डिसीजन परफेक्ट होना चाहिए, हर स्टेप पर फायदा दिखना चाहिए। लेकिन मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में कहते हैं सक्सेस का मतलब हर बार जीतना नहीं होता। सक्सेस का मतलब है कुछ ही बार बहुत बड़ा सही होना। मॉर्गन इसे टेल इवेंट्स कहते हैं। टेल इवेंट्स वो रेयर मोमेंट्स होते हैं जो बहुत कम आते हैं,
जिन्हें ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो रिजल्ट्स पर डिस्प्रोपोर्शनेट इंपैक्ट डालते हैं। मार्केट का ज्यादातर समय कुछ खास नहीं करता, ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे, बस चलता रहता है। लेकिन कभी कभी कुछ रेयर मोमेंट्स आते हैं और वही मोमेंट्स पूरी फाइनेंशियल कहानी बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Amazon की सक्सेस स्टोरी हजारों छोटे डिसीजन से नहीं बनी, वो बनी अर्ली इंटरनेट ग्रोथ, लॉन्ग टर्म पेशेंस और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी विनिंग पीरियड से। गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब की सक्सेस स्टोरीज में कुछ ही मैसिव विन्स होते हैं जो बाकी सब लॉसेस को कवर कर देते हैं। मॉर्गन कहते हैं, आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं, आपको बस उन मोमेंट्स में प्रेजेंट होना है जब हिस्ट्री बनती है। और इसके लिए सबसे जरूरी है गेम में टिके रहना। जो लोग लॉसेस से डरकर जल्दी एग्जिट कर जाते हैं, वॉलेटिलिटी सहन नहीं कर पाते और इम्पेशेंट हो जाते हैं, वो रेयर अपॉर्चुनिटी से पहले ही गेम से बाहर हो जाते हैं। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स भी ज्यादातर समय गलत होते हैं। वॉरेन बफेट की भी कई इन्वेस्टमेंट्स फेल हुई हैं, लेकिन फर्क यह है वो लॉसेस एक्सेप्ट करते हैं और विनर्स को टाइम देते हैं। लोग हमेशा एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी ढूंढते रहते हैं, जीरो लॉस, स्मूथ रिटर्न्स, नो ड्रॉडाउन्स। लेकिन मॉर्गन कहते हैं परफेक्ट स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट ही नहीं करती। हर स्ट्रैटेजी में बोरियत होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा और अंडर परफॉर्मेंस के पीरियड्स होंगे। जो लोग ये ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर लेते हैं वही लॉन्ग टर्म जीतते हैं। टेल इवेंट्स को कैच करने के लिए सबसे जरूरी स्किल है पेशेंस। वेल्थ डेली परफेक्शन से नहीं बनती, वो कुछ रेयर एक्सीलेंट मोमेंट से बनती है। इसलिए गेम में रहे, नॉइस को इग्नोर करे और टाइम को काम करने दे। चैप्टर 7, फ्रीडम। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा हमें देता है बड़ा घर, महंगी गाड़ी, बेटर लाइफस्टाइल, एक्सपेंसिव वेकेशंस। लेकिन मॉर्गन हाउसेल इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट और अंडररेटेड बात बताते हैं। पैसा सिर्फ चीजें नहीं देता, पैसा देता है आजादी। और यही आजादी वेल्थ का सबसे वैल्यूएबल और सबसे अंडररेटेड फॉर्म है। फ्रीडम का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी खरीद सकते हैं। फ्रीडम का असली मतलब है आप वो काम कर सकते हैं जो आपको मीनिंगफुल लगता है। आप ना कह सकते हैं जब आप मजबूर नहीं होना चाहते, और आप अपने टाइम को अपने हिसाब से जी सकते हैं। मॉर्गन कहते हैं, टाइम पर कंट्रोल मॉडर्न लाइफ की सबसे महंगी करेंसी है। अगर आपके पास पैसा है लेकिन टाइम नहीं और डिसीजंस लेने की आजादी नहीं, तो वो वेल्थ अधूरी है। और वहीं अगर आपके पास एवरेज इनकम है लेकिन अपने टाइम पर कंट्रोल और ऑटोनॉमी है, तो वो वेल्थ कहीं ज्यादा मीनिंगफुल है। अक्सर लोग पैसे के पीछे भागते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों से आगे दिखने के लिए, दूसरों से वैलिडेट होने के लिए। लेकिन जो वेल्थ दूसरों को इंप्रेस करने में जाती है, वो आपको कभी फ्री नहीं बनाती। आप ज्यादा कमाते जाते हैं और ज्यादा फंसते जाते हैं। जैसे जैसे लाइफस्टाइल बड़ी होती है, जिम्मेदारियां और खर्च भी बढ़ते हैं और फ्रीडम धीरे धीरे पीछे छूट जाती है। मॉर्गन कहते हैं, फ्रीडम जोड़ने से नहीं, घटाने से आती है। कम एक्सपेंसेस, कम ईगो ड्रिवन गोल्स, कम कंपैरिजन, कम अननेसेसरी रिस्क। जैसे जैसे आप लाइफ से प्रेशर घटाते हैं, वैसे वैसे आपकी रियल फ्रीडम बढ़ती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी ये नहीं पूछती कि आप कितना कमाते हैं, ये पूछती है कि आप अपने टाइम के साथ क्या कर सकते हैं। क्योंकि आखिर में सबसे अमीर इंसान वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो, बल्कि वो होता है जिसके पास अपनी जिंदगी पर सबसे ज्यादा कंट्रोल हो। अगर वेल्थ का गोल फ्रीडम नहीं है, तो वेल्थ सिर्फ नंबर्स का एक खेल रह जाती है, और नंबर्स कभी सेटिस्फाई नहीं करते। चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। हम अक्सर ये सोचते हैं, अगर मेरे पास महंगी गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल होगी, तो लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे, एडमायर करेंगे और नोटिस करेंगे। हम ये मानते हैं कि स्टेटस सिंबल्स लोगों को हमारी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और हमें एक अलग आइडेंटिटी देते हैं। लेकिन मॉर्गन हाउसेल इस चैप्टर में एक बहुत इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग पैराडॉक्स पॉइंट करते हैं। जब आप किसी को महंगी कार चलाते देखते हैं, तो आप उस इंसान के बारे में नहीं सोचते। आप सोचते हैं, काश मैं उस जगह होता। लोग गाड़ी में बैठे इंसान को नहीं देखते, वो खुद को उस गाड़ी में बैठा हुआ देखते हैं। यही है मैन इन द कार पैराडॉक्स। इसका क्लियर मतलब यह है, जो वेल्थ हम दूसरों को इंप्रेस करने के लिए बिल्ड करते हैं,
वो अपना पर्पस अचीव ही नहीं करती, क्योंकि दूसरे लोग आपको उस लेवल पर एडमायर नहीं कर रहे जैसा आप सोचते हैं। वो सिंपली खुद को उस पोजीशन में इमेजिन कर रहे हैं। मॉर्गन कहते हैं, अगर आप वेल्थ इसलिए बिल्ड कर रहे हैं ताकि दूसरे आपको एडमायर करें, तो आप एक ऐसे गोल के पीछे भाग रहे हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता। ट्रू रिस्पेक्ट और एडमिरेशन पैसे से नहीं आती, वो आती है काइंडनेस, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर और जेन्युइन अचीवमेंट से। वेल्थ का रियल पर्पस दूसरों को इंप्रेस करना नहीं है, बल्कि खुद को फाइनेंशियली फ्री, पीसफुल और सिक्योर बनाना है। और ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग वेल्थ को स्टेटस के लिए बिल्ड करते हैं, वो कभी इनफ नहीं महसूस करते। वो हमेशा और ज्यादा दिखाने की रेस में लगे रहते हैं। लेकिन जो लोग वेल्थ को फ्रीडम के लिए बिल्ड करते हैं, वो जेन्युइनली पीसफुल और सेटिस्फाइड होते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस को आसान भाषा में सीखना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल ABNK फाइनेंस को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां आपको म्यूचुअल फंड एनालिसिस, बेस्ट फंड सिलेक्शन, स्टॉक मार्केट बेसिक्स, इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज, वेल्थ क्रिएशन, फाइनेंशियल प्लानिंग और मार्केट एजुकेशन से जुड़ी जानकारी सरल और प्रैक्टिकल तरीके से मिलती है। हमारा ऑब्जेक्टिव केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद करना है। हर वीडियो को आसान उदाहरणों और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के साथ तैयार किया जाता है, ताकि बिगिनर्स भी आसानी से समझ सकें। अगर आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं और लंबे समय में वेल्थ क्रिएट करने की शाह में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अभी ABNK फाइनेंस को डिस्क्रिप्शन में दिए चैनल के लिंक पर क्लिक कर अभी सब्सक्राइब करें और हमारी ग्रोइंग फाइनेंस कम्युनिटी का हिस्सा बने। चैप्टर 9, असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। हम अक्सर वेल्थ को उससे पहचानते हैं जो हमारी आंखों के सामने होता है। महंगी गाड़ियां, बड़े घर, लग्जरी वेकेशंस, ब्रांडेड कपड़े। लेकिन मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में एक बहुत क्लियर और इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, जो दिखता है वो वेल्थ नहीं होता। वेल्थ वो होती है जो दिखती ही नहीं। जब आप किसी को एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल जीते देखते हैं, तो आपको क्या लगता है? ये इंसान बहुत अमीर है। लेकिन मॉर्गन पूछते हैं, क्या आपने उसकी सेविंग्स देखी? क्या आपने उसकी इन्वेस्टमेंट्स देखी? क्या आपने उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम देखी? नहीं, क्योंकि वेल्थ ज्यादातर समय खर्च नहीं होती, बचाई जाती है। एंड जो बचाया जाता है वो दिखाई नहीं देता। किताब यहां वेल्थ और स्टेटस के बीच एक बहुत साफ लाइन खींचती है। स्टेटस वो है जो आप दिखाते हैं और वेल्थ वो है जो आप नहीं दिखाते। महंगी कार और बड़ा घर लोगों की नजर में आपकी सक्सेस का सिंबल हो सकते हैं, लेकिन सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल फ्रीडम, ये रियल वेल्थ है। एंड रियल वेल्थ ज्यादातर समय दिखाई नहीं देती। आप जितना ज्यादा दिखाने में खर्च करते हैं, उतना कम आप फ्यूचर में फ्री हो पाते हैं। स्टेटस की कीमत सिर्फ पैसा नहीं होती, उसकी कीमत होती है स्ट्रेस, प्रेशर, कंपैरिजंस और एक ऐसी लाइफस्टाइल जिसे मेंटेन करना जरूरी हो जाता है। और धीरे धीरे फ्रीडम सैक्रिफाइस हो जाती है। जो लोग सच में वेल्थी होते हैं, उनमें एक कॉमन ट्रेट होता है, वो एवरेज दिखते हैं, जरूरत से ज्यादा नहीं दिखाते और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हर दिखाया गया पैसा फ्रीडम से दूर ले जाता है। मॉर्गन एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन देते हैं। रिच होना मतलब इस समय ज्यादा इनकम होना, और वेल्थी होना मतलब समय के साथ जोड़े गए एसेट्स जो लंबे समय तक आपको सिक्योर रखे। वेल्थ का असली मकसद इंप्रेस करना नहीं, प्रूव करना नहीं। वेल्थ का मकसद है कंट्रोल और फ्रीडम। एंड फ्रीडम क्वाइट होती है, इनविजिबल होती है। वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, ये बनती है लगातार सेविंग से, बोरिंग इन्वेस्टमेंट से, डिसिप्लिन से और टाइम से। इस प्रोसेस में कोई अपलॉज नहीं मिलता, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलती, लेकिन जो मिलता है वो प्राइसलेस होता है, और वो है फाइनेंशियल पीस। चैप्टर 10, पैसे बचाइए, सेव मनी। जब भी सेविंग्स की बात होती है, ज्यादातर लोग एक ही सवाल पूछते हैं, इस पर कितना रिटर्न मिलेगा? लेकिन मॉर्गन इस चैप्टर में कहते हैं, सेविंग्स का सबसे बड़ा फायदा रिटर्न नहीं है। सेविंग्स का सबसे बड़ा फायदा है इंडिपेंडेंस। सेविंग्स का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है। सेविंग्स का असली मतलब है फ्यूचर में चॉइसेस होना,
मजबूरी में डिसीजंस ना लेना और पैनिक में कॉम्प्रोमाइज ना करना। जब आपके पास सेविंग्स होती है तो आप खराब जॉब छोड़ सकते हैं, गलत डील को मना कर सकते हैं और मुश्किल समय में डर से नहीं बल्कि समझ से फैसला ले सकते हैं। सेविंग्स आपको ऑप्शंस देती है और ऑप्शंस ही रियल फ्रीडम है। सेविंग्स बोरिंग क्यों लगती है? क्योंकि इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई अपलॉज नहीं मिलता और कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड भी नहीं होता। स्पेंडिंग एक्साइटिंग होती है जबकि सेविंग साइलेंट होती है। लेकिन मॉर्गन कहते हैं जो चीज एक्साइटिंग होती है वो अक्सर वेल्थ डिस्ट्रॉय करती है और जो बोरिंग होती है वही वेल्थ बनाती है। लोग अक्सर पूछते हैं अगर रिटर्न अच्छा नहीं है तो सेव क्यों करें? मॉर्गन का जवाब क्लियर है, सेविंग्स का काम आपको रिच बनाना नहीं है। सेविंग्स का काम है आपको मजबूर होने से बचाना। रिटर्न बोनस है और इंडिपेंडेंस मेन रिवॉर्ड है। आप कितना रिटर्न कमाते हैं ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कितना बचाते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सेविंग्स रेट आपके कंट्रोल में होती है, मार्केट पर डिपेंड नहीं करती और लक से अफेक्टेड भी नहीं होती। सेविंग्स ये स्वीकार करना है कि फ्यूचर अनसर्टन है, बैड लक एग्जिस्ट करता है और लाइफ हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती। सेविंग्स का सबसे पहला और सबसे जरूरी रूप है इमरजेंसी फंड। ऐसा पैसा जो मार्केट में नहीं होता, रिस्क में नहीं होता। यह पैसा रिटर्न के लिए नहीं होता, यह पैसा आपकी फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए होता है। अपनी मंथली इनकम का कम से कम 10% हिस्सा जरूर बचाएं। यह कोई बर्डन नहीं है, ये एक प्रॉमिस है अपने फ्यूचर से। क्योंकि जब लाइफ प्लान के हिसाब से नहीं चलती तब यही सेविंग्स आपको पैनिक से बचाती है और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खड़े रहने में मदद करती है। ये पैसा आपको अमीर बनाने के लिए नहीं होता, ये पैसा आपको टूटने से बचाने के लिए होता है। चैप्टर 11, समझदार वर्सेस लॉजिकल। हम अक्सर मानते हैं कि पैसों के मामले में सबसे अच्छा इंसान वही होता है जो सबसे ज्यादा लॉजिकल हो, जो इमोशन से दूर रहे, लॉजिक से डिसीजंस ले और प्योर नंबर्स पर भरोसा करे। लेकिन मॉर्गन इस चैप्टर में कहते हैं फाइनेंशियल सक्सेस के लिए लॉजिकल होना जरूरी नहीं, रीजनेबल होना ज्यादा जरूरी है। लॉजिकल इंसान वो होता है जो टेक्स्टबुक के हिसाब से सबसे मैथमेटिकली करेक्ट डिसीजन लेता है, एंड समझदार इंसान वो होता है जो ऐसा डिसीजन लेता है जिसके साथ वो लंबे समय तक मेंटली शांत रह सके। और पैसों के मामले में यह शांति सबसे बड़ी ताकत है। फाइनेंशियल थ्योरीज ये मानकर चलती हैं कि इंसान परफेक्टली लॉजिकल होता है, लेकिन सच्चाई यह है इंसान डरता है, लालच करता है और अनसर्टेनिटी से घबराता है। जब मार्केट गिरता है तो लॉजिक नहीं, इमोशंस सामने आते हैं। मॉर्गन कहते हैं अगर कोई स्ट्रैटेजी इमोशनली सहन नहीं हो सकती तो वो प्रैक्टिकली भी फेल हो जाएगी। रीजनेबल डिसीजंस शायद मैथमेटिकली परफेक्ट ना हो, लेकिन वो इमोशनली मैनेजेबल होते हैं, लंबे समय तक फॉलो किए जा सकते हैं और पैनिक से बचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेक्स्ट बुक कहेगी 100% एक्विटीज लॉन्ग टर्म में बेस्ट है, लेकिन अगर मार्केट गिरने पर आप पैनिक में सेल कर देते हैं तो वो लॉजिकल स्ट्रैटेजी आपके लिए अनलॉजिकल बन जाती है। लॉजिकल स्ट्रैटेजी वो है जो आप गिरावट में भी ना छोड़े। मॉर्गन कहते हैं द बेस्ट फाइनेंशियल प्लान इज द वन दैट लेट्स यू स्लीप एट नाइट। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपकी नींद छीन लेती हैं तो रिटर्न चाहे जितना भी हो वो प्लान सही नहीं है। वेल्थ का मतलब स्ट्रेस बढ़ाना नहीं है, वेल्थ का मतलब आपका पीस बढ़ाना है। जो लोग रीजनेबल होते हैं वो एक्सट्रीम रिस्क नहीं लेते, मार्केट नॉइज से नहीं घबराते और लॉन्ग टर्म गेम खेलते हैं। कई बार ज्यादा स्मार्ट दिखने की कोशिश सबसे बड़ी गलती बन जाती है। ओवर ऑप्टिमाइजेशन, ओवर ट्रेडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन समझदार लोग चीजों को सिंपल रखते हैं और सिंप्लिसिटी मिस्टेक्स कम करती है, डिसिप्लिन बढ़ाती है और कंसिस्टेंसी लाती है। वेल्थ एक मोमेंटरी विक्ट्री नहीं है, वो एक लॉन्ग जर्नी है, एंड उस जर्नी पर रीजनेबल बने रहना लॉजिकल होने से कहीं ज्यादा पावरफुल और प्रैक्टिकल है। चैप्टर 12, सरप्राइज। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर हम हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ ले तो हम फ्यूचर को समझ सकते हैं। पास्ट क्राइसिस को देख ले, पास्ट सक्सेस स्टोरीज को समझ ले तो वही गलतियां दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में कहते हैं हिस्ट्री हमें सब कुछ नहीं सिखाती, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा अधूरी होती है।
हिस्ट्री में हमें ज्यादातर वही कहानियां मिलती है जो बच गई। सक्सेसफुल कंपनीज, ग्रेट इन्वेस्टर्स, विनिंग स्ट्रैटेजीज। लेकिन जिन लोगों ने वही स्ट्रैटेजी अपनाई, वही रिस्क लिया, वही कॉन्फिडेंस निखाया और फिर फेल हो गए, उनकी कहानियां अक्सर गायब होती है। मॉर्गन कहते हैं, हिस्ट्री इज रिटन बाय सर्वाइवर्स, एंड सर्वाइवर्स की कहानियां हमें ओवर कॉन्फिडेंस सिखा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें दिखता है Amazon की सक्सेस, एप्पल का कमबैक, बिग इन्वेस्टर्स की वेल्थ, लेकिन हमें नहीं दिखता हजारों फेल्ड स्टार्टअप्स, लाखों इन्वेस्टर्स जो मार्केट से बाहर हो गए, और वो लोग जिन्होंने सही चीज की लेकिन टाइमिंग उनके खिलाफ रही। हिस्ट्री सिलेक्शन बायस से भरी होती है, एंड फ्यूचर हमेशा सरप्राइज देगा। नई टेक्नोलॉजी, नई क्राइसिस, नई पैंडेमिक्स। जो चीजें पास्ट में कभी नहीं हुई वो फ्यूचर में हो सकती है, एंड जो चीजें पास्ट में नॉर्मल थी वो फ्यूचर में इररेलेवेंट हो सकती है। इसलिए पास्ट पैटर्न्स हेल्पफुल है लेकिन गारंटीड नहीं। जो लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, मार्केट कहाँ जाएगी, इकोनॉमी कब क्रैश करेगी, इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगी, वो अक्सर गलती करते हैं क्योंकि वो सरप्राइजेस को इग्नोर करते हैं। सरप्राइजेस डेफिनेशन के हिसाब से प्रिडिक्ट नहीं किए जा सकते, और फाइनेंशियल वर्ल्ड सरप्राइजेस से ही चलता है। अगर हिस्ट्री कुछ सिखाती है तो वो है ह्यूमिलिटी। ये एक्सेप्ट करना कि हम सब कुछ नहीं जानते, हम फ्यूचर कंट्रोल नहीं कर सकते, और अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। ह्यूमिलिटी का मतलब डरना नहीं है, ह्यूमिलिटी का मतलब है प्रिपेयर्ड रहना। मॉर्गन कहते हैं, प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करो, प्रिपेयर करने की कोशिश करो। इमरजेंसी फंड्स बनाओ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो, ओवर कॉन्फिडेंस से बचो और फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखो। प्रेपरेशन बोरिंग लगती है, लेकिन सरप्राइजेस के समय यही बोरिंग बिहेवियर आपको बचाता है। चैप्टर 13, गलती की गुंजाइश। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर हम सही प्लान बना लें तो जिंदगी उसी के हिसाब से चलेगी। इनकम स्टेडी रहेगी, मार्केट नॉर्मल बिहेव करेगा, हेल्थ ठीक रहेगी और डिसीजंस वैसे ही काम करेंगे जैसा हमने सोचा था। लेकिन मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में कहते हैं, जिंदगी परफेक्ट प्लान्स पर नहीं चलती, जिंदगी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स पर चलती है। एंड इसीलिए हर फाइनेंशियल प्लान में रूम फॉर एरर होना बहुत जरूरी है। रूम फॉर एरर का मतलब यह नहीं है कि आप गलतियां करें। रूम फॉर एरर का मतलब है कि अगर कुछ गलत हो जाए तो आप टूटे नहीं, गेम से बाहर ना हो, और अगर लक आपके फेवर में ना हो तो भी आप सरवाइव कर सके। बहुत से लोग फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसे करते हैं जैसे इनकम पूरी तरह प्रिडिक्टेबल है, एक्सपेंसेस कंप्लीटली फिक्स्ड है और इन्वेस्टमेंट्स फुल रिस्क पर है। ये प्लान्स पेपर पर बहुत स्मार्ट लगते हैं, लेकिन रियल लाइफ में एक छोटी सी प्रॉब्लम पूरा स्ट्रक्चर गिरा देती है। जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, मार्केट क्रैश, और क्योंकि कोई मार्जिन नहीं होता इसलिए पैनिक शुरू हो जाता है और वर्स्ट डिसीजंस लिए जाते हैं। मॉर्गन कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिर्फ मनी नहीं बचाती, ये आपको काम रहने की ताकत देती है। जब आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग्स हो, फ्लेक्सिबल एक्सपेंसेस हो और कंजर्वेटिव असम्पशंस हो तो आप डर से नहीं, सोच से डिसीजंस लेते हैं। एंड यही डिफरेंस है गुड डिसीजंस और बैड डिसीजंस के बीच। रूम फॉर एरर आपको टाइम देता है रिकवर करने का, रीथिंक करने का, अडेप्ट करने का। जो लोग इमीडिएटली फोर्स डिसीजंस लेते हैं वो अक्सर वर्स डिसीजंस लेते हैं। बहुत से लोग कंजर्वेटिव प्लानिंग को वीकनेस मानते हैं, लेकिन मॉर्गन कहते हैं कंजर्वेटिज्म इज स्ट्रेंथ बिकॉज इट अलाउज लॉन्जेविटी। लॉन्ग टर्म वेल्थ हेरोइक डिसीजन से नहीं बनती, वो स्टेबल डिसीजन से बनती है। जो व्यक्ति थोड़ा कम रिस्क लेता है, थोड़ा ज्यादा बचाता है, थोड़ा ज्यादा मार्जिन रखता है, वो मार्केट में ज्यादा देर तक टिकता है। एंड मार्केट में ज्यादा देर तक टिकना ही सबसे बड़ा फाइनेंशियल एडवांटेज है। रूम फॉर एरर एक साइकोलॉजी भी है। जब आप जानते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ तो भी मैं संभाल लूंगा, तो आप पैनिक नहीं करते, नॉइज इग्नोर करते हैं और पेशेंस बनाए रखते हैं। वेल्थ एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो टर्न्स से भरी होती है, और टर्न्स पर मार्जिन ही आपको बचाता है। चैप्टर 14, खुशी और पैसा। हैप्पीनेस। हम पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं, कभी ज्यादा इनकम के लिए, कभी बेटर लाइफस्टाइल के लिए, कभी सिक्योरिटी के लिए। एंड अक्सर हम मान लेते हैं कि थोड़ा और पैसा मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में कहते हैं, पैसा तब सबसे ज्यादा यूजफुल होता है जब वो हैप्पीनेस बढ़ाए,
और सबसे ज्यादा बेकार होता है जब वो हैप्पीनेस कम करे। हैप्पीनेस का मतलब लग्जरी नहीं होता, कंपैरिजन जीतना नहीं होता। हैप्पीनेस का असली मतलब है शांति से सोना, डिसीजंस डर से नहीं लेना, अपने टाइम पर कंट्रोल रखना और ये फील करना कि मैं ठीक हूं। मॉर्गन कहते हैं पैसा हैप्पीनेस खरीद सकता है, लेकिन सिर्फ एक लिमिट तक। उसके बाद पैसा सिर्फ प्रेशर खरीदता है। जब तक आप ये डिफाइन नहीं करते कि आपके लिए इनफ क्या है, तब तक हैप्पीनेस स्टेबल नहीं होती, क्योंकि डिजायर्स इन्फिनिट है, कंपैरिजन एंडलेस है और मनी एक लिमिटलेस चेज बन सकता है। लेकिन जिस दिन आप कह पाते हैं ये मेरे लिए काफी है, उसी दिन वेल्थ कंट्रोल देती है और हैप्पीनेस शुरू होती है। कई लोग पैसा कमाने में तो जीत जाते हैं, लेकिन हैप्पीनेस में हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल ऐसी बना ली जिससे पीछे हटना मुश्किल हो गया। उन्होंने अप्रूवल को गोल बना लिया और फ्रीडम को सैक्रिफाइस कर दिया। मॉर्गन कहते हैं वेल्थ का मकसद इंप्रेस करना नहीं होना चाहिए, वेल्थ का मकसद लाइफ को आसान बनाना होना चाहिए। पैसे का सबसे अच्छा यूज एक अच्छी जिंदगी जीने में होता है। ऐसी जिंदगी जहां आप पैनिक में डिसीजंस ना लें, दूसरों से रेस ना करें, फ्यूचर से डरे नहीं और प्रेजेंट में जी सके। हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक बाय प्रोडक्ट है सही एक्सपेक्टेशंस का, सही बिहेवियर का और पैसे के साथ सही रिलेशनशिप का। अगर पैसा आपको शांति देता है, आजादी देता है, ऑप्शंस देता है, तो आप सही रास्ते पर हैं, वरना रास्ते बदलने की जरूरत है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे ज़ेरोधा लिंक से अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चैप्टर 15 सैड बिल्स। पैसा अक्सर हमें नंबर्स की तरह दिखता है, इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स, रिटर्न्स। लेकिन मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में एक बहुत ह्यूमन और इमोशनल साइड को पॉइंट करते हैं। पैसे के पीछे अक्सर कोई कहानी होती है और कई बार वो कहानी दुख से भरी होती है। सैड बिल्स का मतलब गरीबी नहीं है। सैड बिल्स का मतलब है मेडिकल बिल्स, एक्सीडेंट एक्सपेंसेस, सडन इमरजेंसीज, लॉस से जुड़े खर्च। ऐसे खर्च जो आप खुशी से नहीं करते, चॉइस से नहीं करते और अवॉइड भी नहीं कर सकते। ये वो पैसे होते हैं जो आपको याद दिलाते हैं कि जिंदगी हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होती। मॉर्गन कहते हैं कुछ खर्च फाइनेंशियल नहीं होते, वो इमोशनल होते हैं। जब कोई अपने बच्चे की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए खर्च करता है, किसी लॉस के बाद बिल्स भरता है या किसी मजबूरी में लोन लेता है, तो वो सिर्फ पैसा नहीं दे रहा होता, वो इमोशन झेल रहा होता है। एंड यही रीजन है कि पैसे से जुड़ी मेमोरीज इतनी स्ट्रांग होती है। बहुत से लोग पैसे के मामले में इरैशनल लगते हैं। वो ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाते हैं, रिस्क से बहुत डरते हैं या अचानक इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। मॉर्गन कहते हैं अगर आपने पेन देखा है तो आपकी मनी साइकोलॉजी बदल जाती है। सैड बिल्स लोगों को रिस्क अवर्स बना देते हैं और ये वीकनेस नहीं है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन है। फाइनेंशियल एडवाइस अक्सर कोल्ड होती है, ये करो, वो मत करो, इतना इन्वेस्ट करो। लेकिन हर फाइनेंशियल डिसीजन एक इंसान लेता है जिसके पास इमोशंस, फियर्स और मेमोरीज होती है। आप किसी को जज नहीं कर सकते बिना ये जाने कि उसने क्या झेला है। सेविंग्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसलिए जरूरी नहीं है कि मार्केट अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, वो इसलिए जरूरी है कि जब लाइफ अनएक्सपेक्टेड दर्द दे तो पैसा उस दर्द को और गहरा ना बनाए। इमरजेंसी फंड सिर्फ एक फाइनेंशियल टूल नहीं है, वो एक इमोशनल शील्ड है जो आपकी मुश्किल समय में मदद करता है। मॉर्गन कहते हैं मनी इज अ शॉक एब्जॉर्बर। जब जिंदगी झटका देती है तो पैसा उस झटके को सॉफ्ट बना सकता है। पैसा पेन खत्म नहीं करता, लेकिन पैसा पेन को मैनेजेबल बना देता है। एंड यही उसका सबसे बड़ा ह्यूमन यूज है। सैड बिल्स हमें ये याद दिलाते हैं कि पैसा जीवन का मकसद नहीं है, पैसा जीवन को संभालने का साधन है। एंड शायद पैसे की सबसे अच्छी परिभाषा यही है। और लास्ट में पूरी बुक का कंक्लूजन कि ये बुक हमें क्या सिखाती है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। पूरी पढ़ने के बाद एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, ये किताब पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि पैसों की साइकोलॉजी के बारे में है। मॉर्गन हाउसल का एक सेंट्रल मैसेज है, आप कितना कमाते हैं ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा मिलने के बाद आप कैसा बिहेव करते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पैसा आपको नहीं बदलता, पैसा आपको दिखाता है
कि आप असल में कौन हैं। अगर आपके अंदर डर है तो पैसा उसे बड़ा कर देता है। अगर आपके अंदर लालच है तो पैसा उसे एक्सपोज कर देता है। एंड अगर आपके अंदर पेशेंस है तो पैसा उसे रिवॉर्ड करता है। इस पूरी किताब में मॉर्गन ने बार बार यही दोहराया है, सबसे अच्छी फाइनेंशियल प्लान वही है जिसे आप लंबे समय तक फॉलो कर सके। परफेक्ट स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं, कंसिस्टेंट और रीजनेबल स्ट्रैटेजी की जरूरत है। इस किताब का कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि हर इंसान अलग है, उनकी लाइफ अलग है, रिस्क टॉलरेंस अलग है। जो स्ट्रैटेजी एक इंसान के लिए परफेक्ट है, वही स्ट्रैटेजी दूसरे इंसान को फाइनेंशियली तोड़ सकती है। इसीलिए मॉर्गन कहते हैं, खुद को जानो, अपनी साइकोलॉजी को समझो और अपने हिसाब से सही डिसीजंस लो। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने जो लेसन्स कवर किए वो है, लक को एक्नॉलेज करो, रिस्क का सम्मान करो, इनफ डिफाइन करो, कंपाउंडिंग को टाइम दो, सेविंग्स को प्रायोरिटी दो, रीजनेबल बनो, सरप्राइजेस के लिए प्रिपेयर्ड रहो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो, स्टेटस की जगह फ्रीडम को चूज करो, और सबसे ज्यादा वेल्थ का असली गोल पीस और फ्रीडम है। तो दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी? कमेंट में बताइए। और ऐसी ही हर बड़ी इन्वेस्टमेंट बुक समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।